हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं गुइल्lermo del Toro की डायरेक्ट की गई फिल्म नाइटमेयर एली को, और साथ ही साथ इस फिल्म की एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे कि असल में ये फिल्म हमें कैरेक्टर वाइज दिखाना और समझाना क्या चाहती थी, जो कि इसकी ओरिजिनल अडेप्टेशन से लेकर नॉवल में मिसिंग है। तो चलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिससे आगे बढ़ने के लिए बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, फिल्म की कहानी की बात करने से पहले बात कर लेते हैं फिल्म के इस पोस्टर की, जिसमें एक्चुअल में हमें ब्रैडली कूपर के कैरेक्टर स्टेन के सारे कारनामे नजर आ जाते हैं, और ये भी कि असल में इस कैरेक्टर को बिल्डअप इन 7 सीन्स के साथ कैसे किया जाएगा, यानी कि 7 पाप जो स्टेन का कैरेक्टर इस फिल्म में करता भी है, क्योंकि उसे भूख सभी चीजों की रहती है जो कभी भी नहीं मिटेगी। इट मीन्स कि ये फिल्म एक ऐसा सर्कल है जिससे बाहर निकला नहीं जा सकता, खास करके अगर कैरेक्टर इन 7 पापों को अपने साथ लेकर चले तो आइए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं आपको फिल्म की कहानी काफी शॉर्ट और क्विकली रिकेप कर बताऊंगा, फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लेन करते हुए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक 2.5 घंटे की ऐसी नोवार थ्रिलर क्राइम फिल्म है जिसे देखने में ज्यादा मजा आता है, बट फिर भी फिल्म में कई सारे डीपर मीनिंग डाले गए हैं, जिसे फिल्म के राइटर डायरेक्टर अपने कमाल के डायरेक्शन के साथ हमें दिखाकर ही समझाना प्रेफर करते हैं, ज्यादा बोलकर बिल्कुल भी नहीं। खैर, तो फिल्म की कहानी की शुरुआत ब्रैडली कूपर के कैरेक्टर यानी कि स्टैन को दिखाकर की जाती है, जो कहीं एक सुनसान से घर में लाश को ठिकाने लगा रहा है, जिसे वो घर के फर्श में ही डालकर उस पूरे घर में आग लगा देता है, मानो जैसे ये कैरेक्टर खुद की लाइफ की यहाँ से शुरुआत कर रहा है किसी बंधन से मुक्त होने के बाद। और यही गौर करने वाली बात ये भी है कि ये कैरेक्टर अपने साथ 2 चीजें लेकर निकलता है, जिनमें से एक रेडियो तो दूसरी रिस्ट वॉच होती है। और स्टैन की लाइफ का ये पास हमें फिल्म की कहानी में बीच बीच में दिखाया जाता है, और मेन पोर्शन को फिल्म के एंड के लिए बचा कर रखा गया है, ताकि उसके बाद हमें समझ आए कि असल में स्टैन ये सब कुछ कर क्यों रहा है। लेकिन अब जबकि कहानी में आपको कैरेक्टर के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो सीधे स्टैन के पास पर ही आते हैं, जिस पास में स्टैन ने किसी और को नहीं बल्कि अपने खुद के पिता को मार दिया था, वो भी ठंड में खिड़की खोलकर, जिनसे वो कंबल तक ले लेता है, और पूरी रात बस वो वेट करता है कि उसका बूढ़ा लाचार बाप मर जाए, जिनसे वो बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि इसके पिता के पीने की आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इसी कारण से उसकी माँ ने अपने हस्बैंड और अपने बेटे तक को छोड़ दिया था। लेकिन जो घड़ी स्टैन अपने साथ लेकर जाता है वो उसके पिता की फेवरेट होती है, जिसे वो अपने साथ फिल्म के एंड तक रखेगा। और बात रही रेडियो की, तो वो बस मुश्किल घड़ी के लिए अपने साथ ले जाता है, ताकि जब सिचुएशन बुरी रही तो वो उसे बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा ले। और ऐसा ही होता है, वो भी तब जब स्टैन वहाँ से सीधे अपनी एक ऐसी जर्नी पर निकला है जिसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, और उसका ये सफर उसे एक कार्निवल यानी कि मेले में ले आता है, जहाँ वो पहले मेजर और बाद में मॉली तक का पीछा कर वहाँ पहुँच जाता है, जिसे मेजर नोटिस करता है। लेकिन वो इससे पहले वहाँ पर कार्निवल के ओनर विलियम डेफी यानी के क्लेम के कैरेक्टर से मिलता है, जो उस कार्निवल में एक ग्रीक शो चलाता है, जिसे देखने में उस टाइम पीरियड के हिसाब से लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि शो में ग्रीक कह लो या फिर मेंटली इल पर्सन जिंदा चिकन खाते हैं। लेकिन ये सब कुछ उस कार्निवल के ओनर क्लेम का ही किया धरा होता है, जो उन दिमाग से कम यानी कि ड्रग एडिक्ट, शराबी और गम के मारे होते हैं, जिनका इस दुनिया से विश्वास उठ चुका है, और उनके किए गए पाप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, खास करके उस टाइम पीरियड की वॉर से आए हुए लोग। और क्लेम इसी सभी का फायदा उठाकर अपना काम निकालने में एक्सपर्ट है, और जब ग्रीक की हालत बुरी हो जाती है तो वो उन्हें ऐसे ही किसी भी शहर के लोकल हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद दूसरा गीक ढूंढने में उसे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। और इसी के साथ साथ क्लेम के पास अब स्टैन के लिए काम है, उसी गीक के साथ साथ इस कार्निवल में बाकी दूसरों की तरह सिंपली काम कर जिस काम को क्लेम एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन इसके पहले वो अपना रेडियो कैलम को ही बेचता है, जिसके जॉब के ऑफर करने के बाद वो सीधे इस काम में लग जाता है। और वही कैलम उसे खुद के कुछ कलेक्शंस भी दिखाता है, यानी कि अनबॉर्न बेबीज, जिनमें से एक उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, और उसके माथे के बीचों बीच एक तीसरी आंख भी है, और उसका सर भी काफी बड़ा है, जिसकी पैदाइश के वक्त ही उस बच्चे की माँ भी वहीं पर मर गई थी। बाकी अगर बच्चे के माथे पर लगी हुई इस तीसरी आंख पर नजर डाले तो वो सिमिलरिटी हमें स्टैन के सक्सेस होने के बाद उसकी आंखों पर लगी हुई पट्टी में भी दिखती है, कि वो अपनी तीसरी आंख से लोगों के अंदर झांक सकता है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि अभी स्टैन की सिचुएशन फिलहाल तो स्ट्रगलिंग की ही है, जिसमें उसकी मुलाकात बाद में मॉली से होती
है जो उस कार्निवल में ब्रूनो और मेजर के देखरेख में है, जिसके मरते पिता को प्रॉमिस ब्रूनो ने किया था। इसलिए वो उसकी सबसे ज्यादा केयर करता है और वो उस कार्निवल में इलेक्ट्रिक शो को परफॉर्म करती है। लेकिन वो शो स्टेन के अकॉर्डिंग इतना भी ज्यादा अट्रैक्टेबल नहीं है जिसे वो खुद की कल्पना से ड्रॉ कर काफी ज्यादा अट्रैक्टेबल बना देता है। और मॉली बाद में उसमें हामी भी भरती है कि वो चेयर पर बैठकर अपनी अगली परफॉर्मेंस करेगी। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है। लेकिन इसके पहले स्टैन कुछ और भी हासिल कर चुका है, यानी कि जीना को, जो अपने शराबी पति से तंग आ चुकी है, जिन्होंने साथ मिलकर कई बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। और उनमें से एक कारनामा उनका स्पूकी शो था, यानी कि मरे हुए लोगों से बात करना, जो सामने वालों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। लेकिन ये चीज उन दोनों के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए जीना के पति पीट ने उस शो को और आगे कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ झूठ से भरा हुआ होता है और वो लोग ऐसे झूठ की उम्मीद किसे भी देकर किसी भी तरीके का रिस्क मोल नहीं लेना चाहते। इसलिए जब कार्निवल में पीट जीना की परफॉर्मेंस के टाइम पर वर्ड्स को मैच करना भूल जाता है, तो जीना इसी ट्रिक का यूज कर सारे के सारी ऑडियंस का ध्यान खुद पर से हटवा देती है कि असल में उनका शो बिगड़ा है। लेकिन बाद में वो उस औरत को सच भी बता देती है ताकि वो औरत उससे कोई झूठी उम्मीद बिल्कुल भी ना रखे। लेकिन स्टेन को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो लोग इस ट्रिक से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, तो फिर उन्होंने इस शो को बंद क्यों किया, जिसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जब पीट अपने स्पूकी शो की ट्रिक स्टेन के सामने परफॉर्म करता है उसी की वॉच को लेकर, तब स्टेन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस और अंदर से थोड़ा डर जाता है कि पीट को इतना सब कुछ उसके बारे में कैसे पता है। इसलिए वो यहाँ से काफी ज्यादा इंटरेस्टेड पीट की उस ट्रिक को सीखने में लग जाता है, लेकिन पीट को कन्विंस कर जिसमें वो उसे ये ट्रिक सिखाएगा। और बाय द वे, स्टेन ने जो अपने पिता को मारा था वो उसका पहला पाप था। दूसरा पाप स्टेन यहाँ पर पीट को शायद जानबूझकर मारकर करता है, वो भी उसे नकली दारू पिलाकर, जिस बारे में कैलम उसे वार्न भी करता है कि नकली शराब और असली शराब के लेने से पहले पैसे गले में डालने चाहिए। और वो वहाँ पर उसे नकली और असली शराब तक बताता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्टेन ने ये डिसीजन जीना के बताने के बाद ही लिया था, जिसमें वो उसे एक्सप्लेन करती है कि वो पीट की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए स्टेन नहीं चाहता कि पीट की वजह से जीना की लाइफ बर्बाद हो, जैसे उसके पिता ने कर रखी थी। और शायद यहीं से स्टेन ने अपना मन बनाया था, जिसमें उसकी दूसरी लालच पीट की वो बुक भी थी, जिसमें सारी की सारी ट्रिक्स लिखी हुई है, जो बुक पीट अपने साथ हमेशा हर पल रखता है। और एक बार स्टेन उसे लेने की कोशिश भी करता है, जहाँ उसे पीट यही समझाता है कि वो दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करे। लेकिन पीट के मरने के बाद अब वो बुक उसकी है, जिसकी मौत का रीजन किसी भी पता नहीं चलता। जिसके बाद पीट इस ट्रिक को वहाँ पर आए हुए ऑफिसर पर यूज करता है, ये बता करके उसकी माँ मरने के बाद भी अपने बेटे की बहुत ज्यादा केयर करती है, जिस बात से वो ऑफिसर कन्विंस भी होता है और कार्निवल से चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर कंप्लेंट मिलने के बाद आया होता है इनलीगल परफॉर्मेंस को रोकने के लिए, यानी कि गिग के शो को, जो सिचुएशन स्टैन संभाल लेता है। और यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी प्रिपरेशन वो पहले से ही कर रहा है। और ये प्लान उसने मॉली को भी बताया है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए रुका है, यानी कि स्टैन यहाँ पर उसे झूठा दिलासा प्यार का देकर बस उसका ट्रस्ट हासिल करना चाहता है, ताकि उसकी सक्सेस में मॉली उसका साथ दे बिल्कुल ईमानदारी से। और बाद में मॉली भी उससे कन्विंस होकर, यानी उसके प्यार में पड़कर उसके साथ वहाँ से चली जाती है, जिस चक्कर में स्टैन वहाँ पर ब्रूनो से मार भी खाता है। लेकिन मॉली के कहने पर सिचुएशन ठीक है और वो दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं, यानी कि अपने सक्सेस की तलाश में, जो उन्हें 2 साल बाद फास्ट फॉरवर्ड कर दिखाई जाती है कि मिल भी गई है। यानी कि स्टैन के नाम का खुद का शो, जो वो शहर में आकर बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म कर दिखा रहा है। यानी कि स्टैन अब एक अच्छे लेवल पर आकर खड़ा हो गया है, जहाँ पर उसका करियर मॉली के साथ बिल्कुल सेट है। लेकिन उसे लालच और भी ज्यादा पाने की है और यही चीज उसे ले डूबेगी, खास करके तब जब उसका शो वहाँ पर देखने के लिए बार बार इस शहर के जाने माने जज किम्बल आते हैं, जिनके कुछ डाउट्स हैं, खास करके यही कि स्टैन कहीं न कहीं कौन आर्टिस्ट है, जिसका टेस्ट लेने के लिए वो अपने साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लिलिथ को ले आते हैं, जिनका पहला इंप्रेशन स्टैन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ता, क्योंकि लिलिथ डायरेक्ट ही मॉली की जगह स्टैन से सवाल पूछती है सभी के सामने कि उसके पर्स के अंदर कौन सी चीज है, जबकि अगर देखा जाए तो ये काम हर बार मॉली का रहता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर स्टैन सेफ खेलते हुए यही बताता है कि उसने अपने पर्स में एक पिस्टल रखी हुई है, जिससे ललित को यही लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहीं पर इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टैन ये भी बताता है कि ललित का पास उसकी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, जिसने बचपन में ललित को काफी दुख दिए है, और ये चीज कहीं न कहीं ललित को काफी ज्यादा हर्ट करती है। और हाँ, पावरफुल वर्ड भी, जिस कारण से अब वो सभी के सामने बेइज्जत के साथ साथ खुद को वीक भी महसूस करती है, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद स्टैन यहाँ से सीधे जज के पास जाता है और उनके खोए हुए बेटे के बारे में बात करने लगता है, जिस कारण से जज का विश्वास उसमें बहुत ही ज्यादा बन जाता है। और फिर क्या, ललित अपना कार्ड देकर जज के साथ वहाँ से चली जाती है, जो बात मॉली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि मॉली यही चाहती है कि स्टैन जाकर जज को सच सच बता दे, वरना ये चीज आगे बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। लेकिन फिर से लालच के चलते स्टैन अपना राज जज को ना बताते हुए ललित को जाकर बताता है, यही पार्टनरशिप करने के
लिए कि वो उन्हें जज का राज बताएगी और बदले में वो दोनों पार्टनरशिप करेंगे, जिस बात के लिए लिलित मानती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, खास करके ये कि वो उससे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और उसने वहाँ पर उसकी माँ के इशू के साथ साथ पिस्टल को कैसे पहचाना था, जिसका जवाब स्टैन यही कहकर देता है कि सभी को पेरेंट्स का इशू होता ही है। और गन उसने उसके हाथ में रिंग को ना देखकर अंदाजा लगाया था और बैग के पकड़ने के स्टाइल को भी देखकर, जिससे कहीं न कहीं लिलित थोड़ी राहत फील करती है। और फिर क्या, वो उसके साथ पार्टनरशिप कर जज की वाइफ की सारी इन्फो उसके सामने रख देती है, जिसे यूज कर वो जज की वाइफ को भी इम्प्रेस करता है, यही बताकर कि उनका बेटा नो मैंस लैंड में मारा तो गया है, लेकिन वो आगे चलकर उनसे जरूर मिलेगा, यानी कि पूरी फैमिली एक बार फिर से साथ होगी। और उसमें डिटेलिंग ये भी है कि जज की वाइफ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा वॉर में पार्टिसिपेट करे, और ना ही उसका बेटा, लेकिन पिता के फोर्स करने पर उसने आर्मी में हिस्सा लिया और मारा गया। और स्टैन की ऐसी झूठी उम्मीद खतरनाक इसलिए हो जाती है कि एक दिन जज की वाइफ अचानक से पिस्टल निकालकर अपने हस्बैंड के साथ साथ खुद की जान ले लेती है, इसी भरम के साथ कि वो दोनों जाकर हंसी खुशी अपने बेटे के साथ रहेंगे। लेकिन इसके पहले जज अपने एक और दोस्त इजरा से भी स्टैन की मुलाकात करवाता है, जो काफी पावरफुल बिजनेसमैन के साथ साथ डॉक्टर लिलित का पेशेंट भी है। और अगर देखा जाए तो स्टैन के सर पर 2 और पाप चढ़ चुके हैं, यानी कि 4। और इसके अलावा स्टैन पीठ से लेकर अपने पिता तक का जिक्र लिलित के सेक्शन में करता है, जिसे वो खुद के पास रिकॉर्ड कर भी रखती है। जिस कन्वर्जेशन में स्टैन पीठ को दी गई अल्कोहलिक की बात यही बताकर करता है कि गलती उससे हुई थी, जिसके बारे में डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसके बाद स्टैन की दूसरी सिचुएशन पर आए तो होटल में जाने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ पर कार्निवल से आए हुए उसके कुछ पुराने दोस्तों से होती है, यानी कि ब्रूनो, मेजर और जीना, जहाँ जीना उसे कार्ड को देखकर यही बताती है कि उसे आगे शो को परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसमें स्टैन को यही लगता है कि मॉली ने सारी इन्फो जीना को दी है। बट जीना कार्ड को देखकर यही कहती है कि ये इन्फो उसकी खुद की है, जो आगे कहीं ना कहीं स्टैन को बर्बाद कर देगी, क्योंकि आखिरी कार्ड हैंगमैन का निकलता है, जिसकी पोजीशन अप एंड डाउन की होती है, यानी कि एक ऐसा सेल्फिश इंसान जो बस खुद के ही बारे में सोच रहा है। लेकिन इजरा से मिलने के बाद स्टैन की मुश्किलें कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उसके चक्कर में वो हदों को पार करना शुरू कर देता है, जैसे कि इजरा के पास्ट की पूरी लाइफ की जानकारी निकालना, जिसकी बाकी की इन्फो तो उसे लिलित बिल्कुल भी नहीं देती, लेकिन फिर भी उसके रिकॉर्ड सेक्शन की चाबी उसने चोरी से बनाकर रख ली थी, वो भी उस वक्त जब लिलित उसे खुद के शरीर के घाव दिखाकर यही बताने की कोशिश करती है कि इजरा से पंगा कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि सच में वो बहुत पावरफुल है। लेकिन स्टैन यहाँ पर लालच के चलते उन सभी चीज को इग्नोर करता है, और फिर रात को उसके ऑफिस में आकर वो उसके रिकॉर्डिंग सेक्शन को सुनता है और लाइब्रेरी से डोरा की काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी निकालता है, वो भी वहाँ के कर्मचारी को रिश्वत देकर, जिसके बाद उसे यही पता चलता है कि वो औरत गुमनामी की मौत मरी थी, जिसके लवर के बारे में किसे भी नहीं पता। यानी अगर देखा जाए तो इजरा ने अपनी जवानी में कई सारी औरतों को ऐसे ही यूज कर छोड़ दिया था, जिसके बाद जाकर उसे एहसास हुआ कि डोरी ही उसका सच्चा प्यार थी, जो कि उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। लेकिन जब तक इजरा को इसका एहसास होता तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन वो अपने नाम और रुतबे के आगे इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो जाकर उसकी बॉडी को क्लेम करे, जो लावारिस की मौत एक गुमनाम से कब्रिस्तान में चली गई। इसलिए इजरा अब यही चाहता है कि वो स्टैन के जरिए उससे माफी मांग सके और यही बता सके कि इजरा उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि उसके बाद उसकी लाइफ में बाकी और भी औरतें आई थी, तो उन्हें लेकर उसका रिएक्शन काफी ज्यादा उग्र हो गया था, जिसके चक्कर में इजरा ने कई औरतों को मारा भी है। अब मारने से मतलब जान से भी हो सकता है, क्योंकि क्लियर डिटेल हमें यहाँ पर दी नहीं जाती, बट हो सकता है कि डॉक्टर लिलित के साथ जो हुआ है वैसी ही तकलीफ इजरा ने बाकी दूसरी औरतों को भी दी होगी। लेकिन 10,000 हर एक सेक्शन के जो स्टैन को मिल रहे हैं, स्टैन वैसा सुनहरा मौका बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। लेकिन इजरा इतना भी बेवकूफ नहीं, इसलिए वो यहाँ पर डिमांड स्टैन से सीधे यही करता है कि वो डोरी को लाकर उसके सामने खड़ा करे, ताकि वो खुद अपनी आंखों से उसे देखे और उससे माफी मांगे। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से तो नहीं होता, क्योंकि इजरा जैसा इतना पावरफुल बिजनेसमैन स्टैन को ऐसे ही अपने करीब नहीं आने देगा। जो जज की सिफारिश पर तो उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन आते के साथ में ही वो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाता है, जिस मशीन को फेल करते हुए स्टैन पेट की बातों को याद कर आंखें बंद करता है और फिर क्या अपने दिल पर हाथ रखकर झूठ कहता है, जो झूठ उसे डॉक्टर ललित ने बताया था इजरा के पास डोरी का, जिससे इजरा हैरान और काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ है। लेकिन अब जो उसकी शर्त है वो पूरी नहीं हुई तो स्टैन का वो जीना मुश्किल कर देगा, इसलिए स्टैन को ना चाहते हुए डोरी उसके सामने लाकर प्रेजेंट करनी है, जिसके लिए वो बलि का बकरा मौली को बनाता है, क्योंकि मौली की शक्ल डोरी से हूबहू मिलती है पेपर और कुछ फोटोज को देखकर। बस उसे उस रात यानी कि आधी रात के वक्त गार्डन में पीछे के रास्ते से लाकर इजरा के सामने खड़ा करना है, वो भी खून में लथपथ, मानो जैसे कि उस औरत के मरने के पीछे कहीं न कहीं इजरा का ही हाथ होगा। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर ललित ने उससे वार्न किया है और मौली ने भी, वो तो अब इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ना चाहते हुए वो मौली को तो कन्विंस कर लेता है, जिससे बाद में स्टैन की दी गई स्केच बुक को देखकर ये पता चल जाता है कि स्टैन उसे चीट कर रहा है, क्योंकि स्केच की उस बुक में डॉक्टर लिलित की भी आधी स्केच बनी होती है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे वापस कार्निवल जाने का डिसाइड कर लेती है, जिसके पास पहुंचकर स्टैन फिर से झूठ कहता है और उसे अपने जाल में फंसाकर काम करवाने के लिए ले आता है। लेकिन जो प्लानिंग वो कर यहाँ पर आया है, इजरा
उसे बिल्कुल भी ना फॉलो करते हुए उल्टा प्रे करने की जगह मॉली को जाकर पकड़ लेता है, वो भी डोरी समझकर, जहां उन दोनों का भांडा फूट जाता है। और बात रही इज़रा के बॉडीगार्ड की, तो वो तो पहले ही स्टैन को पसंद नहीं करता और अब उसे मौका मिल गया है जिसका शक उसे रेडियो पर आई हुई जज और उनकी वाइफ की मर्डर से मिल जाता है। और फिर क्या, वो तुरंत ही उसे मारने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और इज़रा के मॉली को ना छोड़ने की वजह से स्टैन अपने हाथों से इज़रा को मार देता है। और वहाँ से निकलते वक्त वो एंडरसन पर भी गाड़ी चलाता है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, ताकि उसकी कंफर्म डेथ हो जाए। और बाद में जब वो इसमें साथ मॉली का चाहता है तो मॉली सीधे यहाँ से निकल जाती है, यानी स्टैन का साथ छोड़ देती है, क्योंकि उसे इन सब में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और अब उसे एहसास हो गया है कि स्टैन बस उसे यूज कर रहा था, और ऐसा ही यूज स्टैन को डॉक्टर लिलिथ ने किया है, उसके सारे पैसे खुद के पास रखकर, जिसे वो नकली नोटों में बदलकर वहाँ पर सेक्शन स्टार्ट करती है, उसे फाइनल बताते हुए, जिसमें वो यही कहती है कि जो कुछ भी स्टैन सोच रहा है वो बस उसकी सोच है, जिसमें उसे यही लगता है कि इसमें डॉक्टर लिलिथ भी उसका साथ दे रही है, जो कि सरासर झूठ है। जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग बंद कर उसे सच बताती है कि वो ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपना पावर दिखाने के लिए कर रही थी, जितना कहकर वो उस पर गोली चलाती है, लेकिन गोली स्टैन के कान पर लगती है। जिसके बाद वो डॉक्टर लिलिथ को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं उसके बुलाने पर, जिसके बाद स्टैन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बात करें डॉक्टर लिलिथ की, तो डॉक्टर लिलिथ की जो इंसल्ट और उसके माँ के पास को खुरेद कर स्टैन ने गलती की थी, उसी का बदला डॉक्टर लिलिथ यहाँ पर उससे लेती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। जिसके बाद स्टैन यहाँ से सीधे एक लोकल ट्रेन में बैठता है, पुलिस से बचते हुए, और सीधे गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए निकल जाता है, अपने सारे पास्ट को पीछे छोड़कर, जहाँ पर अब उसके पास पैसे दारू पीने तक के नहीं है, जिसके पीने के चक्कर में वो अपने पिता की घड़ी निकाल कर दे देता है। और फिर क्या, पेपर में वो जीना का आर्टिकल देखता है, यानी कि वो फेमस हो चुकी है अपने कामों को कर। जिसके बाद वो भी अपनी राह चुनते हुए एक नए कार्निवल में पहुंचता है, इसी काम की तलाश में कि यहाँ पर उसे अपनी माइंड की ट्रिक को दिखाकर किसी न किसी तरीके के पैसे मिल जाएंगे, यानी कि जॉब, जो फिलहाल तो उसे वो कार्निवल का नया ओनर बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध आती है। और वहीं पर स्टैन जार में मरे हुए उसी बच्चे को देखता है जो कैलम के पास था, और उसका रेडियो भी, जिसे चेरी यानी कि इस कार्निवल के बॉस ने खरीदा है। जिसके बाद वो स्टैन को दूसरा जॉब ऑफर करते हुए यही कहता है कि ये परमानेंट जॉब नहीं रहेगा बल्कि टेम्परेरी है, जिसमें उसे बस यहाँ पर ग्रीक का काम करना होगा। और फिर क्या, स्टैन अपने पापा को याद करते हुए रोता है और इस काम के लिए एग्री कर देता है। जिसके बाद ये फिल्म हमें काफी अच्छा सा लेसन समझाकर खत्म होती है कि इंसान को अपनी सोच उतनी ही रखनी चाहिए जितनी उसकी लिमिट हो। और अब बात करें स्टैन के पापों की, तो इज़रा उसके बॉडीगार्ड को मारकर स्टैन के टोटल 6 पाप हुए हैं। और 7वें पाप की बात करें तो 7वां पाप है कैलम के साथ मिलकर उसके किए गए पापों में उसके साथ शामिल होना, वो भी सच जानने के बावजूद, जिसमें वो गीक यानी कि उसी पागल इंसान के साथ रहकर उसकी देखरेख करता है और उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे ऐसे ही छोड़कर अस्पताल के बाहर कैलम के साथ चला जाता है, जिसे ऐसे ही छोड़ने के लिए पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में कैलम के साथ चला जाता है, जो उसे सारी की सारी ट्रिक्स एक्सप्लेन भी करता है, जिस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, फिल्म की कहानी के बारे में भी, जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।